नमस्कार, जय हिंद साथियों। हम वर्ग 3 के लिए इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें एमसीक्यू सीरीज को हमने कंटिन्यू किया था और कल हमारी इस क्वेश्चन से क्लास छूटी थी, तो आज यहां से हम कंटिन्यू करते हैं। साथियों, इससे पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा कि आप यकीन मानिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से उठाए गए हैं और एज इट इज आपको ये वर्ग 3 की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप हम पर पूर्णतः विश्वास कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। और इसकी अगर आपका परीक्षण, इस क्लास का अगर आपको परीक्षण करना है, इसकी क्वालिटी आपको अगर देखनी है, तो आप ये क्लास लो और जिसके बाद में आप किसी और अच्छे, कोई भी जो आपकी नजर में अच्छे हिस्ट्री का टीचर है, उसकी क्लास लो, तो आप फिर अंदाजा लगा पाओगे कि इस क्वेश्चनों का लेवल क्या है और हमारा लेवल क्या है। समझे? तो मेरा कहना यही है कि अगर आप कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ रहोगे तो हम भी कुछ कर पाएंगे और आप भी एग्जाम हॉल में कुछ कर पाओगे। यहाँ थोड़ा देख लिया और कहीं दूसरी जगह कहीं और देख लिया, मैं यूं नहीं कह रहा हूँ आप मेरा लेक्चर देखो, आप जहां भी देखो इत्मीनान से, यानी कि अगर आपने लेक्चर नंबर 1 से अपना अध्ययन शुरू किया है तो लेक्चर नंबर 30 जितने भी होंगे उनके, यानी कि पूरी क्लास तुम्हें उनकी देखना पड़ेगी, तब आपके कॉन्सेप्ट बन पाएंगे और तब क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका आपके अंदर आ पाएगा। तो इससे मेरा यही कहना है कि आप एक टीचर को सिलेक्ट करो, कोई भी हुआ। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि मुझे करो और किसी और का नाम ले रहे, नहीं, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन एक अगर गुरु के सानिध्य में रहोगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी और इधर उधर भटकोगे तो कुछ भी होना जाना कुछ नहीं है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखो और पढ़ो अच्छे से। पढ़ने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाता हूँ या कोई भी टीचर प्रैक्टिस करवाता है तो उस क्वेश्चन को आप भी पढ़ा करो, और वो टीचर जितनी बार रिपीट करता है तो आप भी अपने मन में क्वेश्चन को रिपीट किया करो। क्योंकि अगर कोई सा गाना अपन सुन लेते हैं और उस गाने को अपन गुनगुनाते रहते हैं तो वो गाना हमें याद हो जाता है। ऐसे इन क्वेश्चनों का क्या है कि जब इन क्वेश्चनों को हम भी अपने मन में रिपीट करेंगे, गुनगुनाएंगे, तो ये क्वेश्चन हमारे मन में स्थायी हो जाएंगे, छप जाएंगे। समझे? तो आप आज हम अपने नए क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जहां से अपनी पिछली क्लास छूटी थी कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी। कौन सी रचना थी, कौन सी मूर्ति थी? तो आप बताइए। मैं ऑप्शन देता हूं। भगवान बुद्ध की मूर्ति थी क्या? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी, इसको डांसिंग गर्ल भी बोलते हैं, या नटराज की मूर्ति थी, या काल भैरव की मूर्ति थी? किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कलाकृतियों में कौन सी मूर्ति शामिल थी? ये 4 ऑप्शन थे, इनका आंसर बताओ जल्दी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, डांसिंग गर्ल की मूर्ति। समझे? डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो कि आपको चित्र में दिख रही होगी, ये मूर्ति पूर्णतः मतलब बहुत छोटी मूर्ति है। इसमें तो बहुत बड़ी अपने को मूर्ति दिख रही है, अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत छोटी मूर्ति है, और जिसके बाद में ये पूर्णतः नग्न अवस्था में मूर्ति है, और ये डांसिंग पोजीशन यानी कि डांसिंग स्थिति में इसको बताया गया है, इसलिए इसको नृत्य करती हुई बालिका बोला गया है, यानी कि डांसिंग गर्ल बोला गया है। जैसे जिस पोजीशन में वो खड़ी हुई है तो वो एक डांस की पोजीशन होती है, कला, तो इस हिसाब से इस मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था की ताकत थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था की क्या थी? मुख्य जीविका के लिए क्या काम करते थे? उनकी जीविका निर्वहन करने के लिए वो क्या कार्य करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? या फिर सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? बताइए। व्यापार पर आधारित थी क्या? कृषि पर आधारित थी क्या? बढ़ाईगिरी यानी कारीगर थे क्या? वो चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों पर आधारित थी? किस पर आधारित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य जीविका क्या थी? कृषि थी, व्यापार था, बढ़ाईगिरी थी, या मिट्टी के बर्तन बनाना था? क्या थी? बताइए। तो इसका आंसर आएगा साथियों बी वाला, यानी कि इनकी मुख्य जीविका कृषि थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे। और जब हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब हमने खोज की और हमारे पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने देखा, तो वहां पर उनको कहीं चावल के साक्ष्य मिल रहे, कहीं गेहूं के मिल रहे, कहीं जौ के मिल रहे। तो इससे हमें अंदाज लगता है कि पूर्णतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य व्यवसाय का आधार कृषि था। समझ गए? इनकी जीविका कृषि पर निर्भर थी, या इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर
कृषि होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूर्णतः किसमें विश्वास करते थे। अब ऑप्शन देखो, कर्म कांडों में विश्वास रखते थे क्या, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी, मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे क्या, ऑप्शन नंबर सी आत्मा और ब्रह्म में विश्वास रखते थे क्या, ऑप्शन नंबर डी यज्ञ की प्रणाली में विश्वास रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूर्णतः किस पर अपना विश्वास रखते थे, यानी किस धार्मिक कर्म कांड को मानते थे वो, बताइए। कर्म कांड यानी यज्ञ भवन, यज्ञ पूजा पाठ आदि पर विश्वास करते थे क्या, मातृ शक्ति यानी माता पूजा करते थे क्या, किसी मातृ देवी को मानते थे क्या, आत्मा और ब्रह्म यानी कि परमात्मा और अपनी अंतरात्मा यानी पर ब्रह्म परमेश्वर को ये मानते थे क्या, जो निराकार है। डी वाला यज्ञ प्रणाली यानी कि ये बड़े बड़े यज्ञ करते थे क्या, यज्ञ में बलि देते थे क्या, इस प्रकार के कार्य करते थे, बताइए इसका ऑप्शन क्या आएगा आंसर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे। और हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा विश्वास अपनी मातृ देवियों में रखते थे। कहीं बहुत सारी जगह खुदाई हुई सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहां पर हमें मातृ देवियों की मूर्तियां मिली, कहीं पर हमें उर्वरा देवी की मूर्ति मिली, जिसमें से उधर से निकलता हुआ एक वृक्ष बताया गया है। कहीं पर हमें बहुत सारी योनियों के सबूत साक्ष्य मिले, यानी कि वहां पर हमें योनि जैसी आकृतियां मिली। तो इससे हमें ऐसा ये महसूस होता है या हमें ऐसा ज्ञात होता है कि यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे, यानी कि माताओं की पूजा करते थे। इसलिए इस सभ्यता को मातृ सत्तात्मक सभ्यता या नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता निम्न में से संबंधित है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता पूर्णतः निम्न में सम्मिलित है या निम्न से संबंधित है। एक बार और क्वेश्चन रिपीट करता हूं, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है, यानी कि कांस्य युग से संबंधित है, लौह युग से संबंधित है, नवपाषाण काल से संबंधित है या पूरा पाषाण काल से संबंधित। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस काल से है, कांस्य युग से है, लौह युग से है, नवपाषाण युग से है या पूरा पाषाण युग से है, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है, किस काल से संबंधित है, ये क्वेश्चन है। देखो साथियों, एग्जाम तो है ना, कुछ भी क्वेश्चन बना देती है इधर उधर, तो वो क्वेश्चन भी ऐसा, उसकी लैंग्वेज भी ऐसी रहती है, आसानी से समझ नहीं आती। जैसे ये क्वेश्चन एज इट इज परीक्षा से एग्जाम से उठाया गया, तो अब हमने इसको थोड़ा शुद्ध करके बता दिया, मतलब आसान भाषा में बता दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस काल से संबंधित है, कांस्य युग से संबंधित है या लौह युग से संबंधित है, नवपाषाण काल से संबंधित है, पूरा पाषाण काल से संबंधित। तो ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो मोहरें मिली, जो सिक्के मिले हैं, उस पर मुख्य रूप से कौन से देवता की चित्र या आकृति अंकित थी, बताइए। इंद्र की आकृति थी क्या, भगवान विष्णु की आकृति थी क्या, भगवान पशुपतिनाथ की आकृति थी क्या, वरुण देव की आकृति थी, किसकी आकृति थी, बताओ। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें मोहरें प्राप्त हुई, उस मोहरों पर, उस मुद्राओं पर किस देवता की मुख्यतः हमें आकृति अंकित दिखाई देती है, बताइए। तो इसका आंसर आएगा पशुपतिनाथ। इनको देखो, ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा पशुपतिनाथ, यानी पशुपति शिव की आकृति हमें अंकित दिखाई देती है, जिनके अगल बगल बहुत सारे जानवरों को दर्शाया गया है, इसलिए इन्हें बोला गया है कि ये पशुओं के देवता है, यानी कि पशुपति शिव है। भगवान, अभी पवित्र श्रावण सोमवार चल रहे हैं, पवित्र दिन महीना उनका चल रहा है श्रावण का। तो भगवान शिव का अस्तित्व आदि अनादि काल से, इसलिए मतलब आदि अनादि काल के नाम से भी जाने जाते हैं। देवातिदेव महादेव, यानी कि इनका जन्म तो कोई निश्चित नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ, ये तो स्वयंभू है। और इनके बारे में अगर हम देखें तो इनके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है कि ये है कौन, कहां से आए, बस ये बोलते हैं हर हर महादेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी को पता नहीं है बाबा के बारे में, किसी को पता नहीं है। अच्छे अच्छे ज्ञानी फैले, अच्छे अच्छे पंडित फैले, अच्छे अच्छे शास्त्र फैले उनके यहाँ, उनके बारे में जितना बखान किया जाए वो बिल्कुल शून्य के बराबर है। यानी कि अगर बाबा भोलेनाथ के बारे में अगर कोई लिखने बैठे, पूरे जितने भी सृष्टि पर जंगल है उन जंगल को, पेड़ों को काट कर उनकी कलम बना दो, और जितना समुद्र, जितने महासागर, उन समुद्रों की, महासागरों की जो पानी है उसकी साई बना दो और उनके बारे में लिखने बैठ जाओ तो ये भी कम पड़ जाएगा, तब भी बाबा के बारे में नहीं लिख सकते हैं कोई। तो ये है हमारे पशुपतिनाथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का वहां कौन सा स्थल है जहां से एक उन्नत टेक्निक यानी कि जल प्रबंधन व्यवस्था के हमें साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर जल निकालने के लिए या घरों के गंदा पानी को निकालने के लिए किस प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न को ये फॉलो करते थे। ये है सिस्टम पूरा, बताओ। ऑप्शन नंबर ए, लोथल से होता है क्या प्राप्त? ऑप्शन नंबर बी, धोलावीरा से होता है क्या? ऑप्शन नंबर सी, आलमगीरपुर से होता है क्या? ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा से होता है क्या? कहां से प्राप्त होता, बताइए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धोलावीरा से प्राप्त होता है। धोलावीरा गुजरात का एक स्थान है जिसको कहां पर विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का छाप करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर एक हमें ईंट प्राप्त हुई, उस ईंट पर दो निशान बने हुए, एक आगे बिल्ली का पैर बना हुआ, पीछे कुत्ते का पैर बना। इससे ये अनुमान लगता है कि उस समय कुत्ता और बिल्ली भी थे अस्तित्व में। क्या थे? कुत्ता बिल्ली भी अस्तित्व में थे, और कुत्ता बिल्ली का पीछा करता हुआ दिखाएगा। इससे अर्थ ये होगा कि आगे बिल्ली के अगर पंजों के निशान हमें मिले हैं और पीछे कुत्ते का मिला, मतलब ये बिल्ली का पीछा कर रहा है। तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां से ये हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, बताइए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए क्या? लोथल से प्राप्त हुए क्या? रंगपुर से प्राप्त हुए क्या? या चंदूहाड़ो से प्राप्त हुए? कहां से हुए? यानी कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ क्या? लोथल से प्राप्त हुआ क्या? रंगपुर से प्राप्त हुआ क्या? चंदूहाड़ो से प्राप्त हुआ क्या? कहां से हुआ? देखो साथियों, मैं जितनी बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूं उतनी बार आप भी क्वेश्चन को रिपीट किया करो ताकि ये क्वेश्चन याद हो जाए। और रिपीट करने का अर्थ ये नहीं कि जहां बैठे वहां चिल्लाने लग गए, नहीं, मन में। कैसे मन में? सिंधु घाटी का कौन सा स्थल है जहां से हमें ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ ईंटों पर जो कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है? ऐसे मन में रिपीट करो। मन में रिपीट अगर करोगे ना तो क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा। बताओ, तो इसका आंसर आएगा डी वाला, चंदूहाड़ो से ये प्राप्त हुआ है। कहां से हुआ? चंदूहाड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से युग्मित समाधान यानी द्वि संस्कार के प्रमाण मिलते हैं? युग्मित समाधान, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्थान है? कहां? सिंधु घाटी सभ्यता का, जहां से युग्मित समाधान का अर्थ ये होता है जोड़े में दो व्यक्ति को दफनाने का, यानी कि सती होने के प्रमाण, यानी एक व्यक्ति मरा उसके साथ दूसरे व्यक्ति को भी मार दिया या दफना दिया, इस प्रकार के साक्ष्य मिले। यानी कि एक साथ दो लाशें कहां से निकली, कौन से स्थान की खुदाई की, वहां से खुदाई में मिली कि यहाँ एक साथ दोनों को दफनाया गया। ये है। अब मैं ऑप्शन आपके सामने रखता हूं, लोथल से मिले हैं क्या? देमाबाद से मिले हैं क्या? मोहनजोदड़ो से मिले हैं क्या? ये कालीबंगा है या हाँ कालीबंगा से मिले? कहां से मिले बताइए। युग्मित समाधान के साक्ष्य डबल बैरियर कहां से मिले? युग्मित समाधान के साक्ष्य ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, लोथल से हमें मिले। कहां से मिले? लोथल से। अब ऐसे इसको याद रखो, लोथल यानी लपेटना, दो लोगों को लपेट के एक साथ दफना दिया, ऐसे याद रख सकते हो। मैं तो ऐसे ही याद करता हूं, कोई चीज मेरे को याद नहीं होती। लोथल लपेटना, किनको लपेट दिया? दो लोगों को लपेट के दफना दिया, खत्म। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह का स्थान कहां से मिला है? हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर
कटोनी, कोटरा, कोटार, अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ से मिला? देखो सीधी सिंपल क्वेश्चन ये बोला, हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थान है जहां से हमें विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले, यानी अन्न भंडार के साक्ष्य मिले हमें। यहाँ पर एक तरीके से अपन गोदाम बनाते हैं ना, जहाँ अन्न को एकत्रित करके रखते हैं, जैसे गेहूं को रखते हैं अभी बहुत सारी गोदामों में, तो इसी गोदाम के साक्ष्य कहाँ से मिले बताओ? मोहनजोदड़ो से मिले हैं क्या, कालीबंगा से मिले हैं क्या, हड़प्पा से मिले हैं क्या, रोपड़ से मिले हैं क्या? कहां से विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, अन्न के भंडार के साक्ष्य हमें कहां से मिले? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो से मिले। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? मोहनजोदड़ो को हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि जोदाड़ो, मोहनजोदड़ो, तो जोधा से जोधा क्या करते हैं? विशाल अन्नागार की रक्षा कौन करते हैं? जोधा करते हैं। ऐसा अपन उसको माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंधु ऐसा कौन सा स्थान है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जहां से हमें घोड़े की अस्थि अवशेष के साक्ष्य मिले, यानी कि घोड़े की अस्थियां मिली है हमें। इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के में घोड़ा था। तो कहां से मिला? अब सुनो ऑप्शन इसके, कालीबंगा से मिले हैं क्या, मांडा से मिले हैं क्या, सुरकोटदा से मिले हैं क्या, बनावली से मिले हैं क्या? कहां से मिले? घोड़ों के अस्थि अवशेष के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा ऑप्शन नंबर ए, मांडा ऑप्शन नंबर बी, सुरकोटदा ऑप्शन नंबर सी, बनावली ऑप्शन नंबर डी। कहां से मिले घोड़े के अस्थि अवशेष के कंकाल? यानी कि ये मिले हैं सुरकोटदा से ये क्या मिले? अस्थि अवशेष के कंकाल मिले। अब ऐसे याद करो, जो सूरवीर होता है, जो घोड़ा पर बैठता है, जो योद्धा होता है, किसकी रक्षा करते हैं? अन्न की रक्षा करते हैं, मोहनजोदड़ो। अरे नहीं बात, ऐसे थोड़ा सी हिंट लगा लिया करो माइंड में, तो याद रह जाए स्थायी तौर पर चीजें। याद करने का यही तरीका, कुछ चीजें रटनी पड़ती है। अब अपन इसमें क्या ट्रिक लगाए, क्या करें? इसमें रट लो, रटने से चाहिए थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा इधर उधर घुमाओ, चीजें आसानी से याद हो जाएगी। ऐसे किया करो तो चीजें लंबे समय तक टिकती। मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरा हिस्ट्री याद करने का फॉर्मूला यही है कि कोई चीज मुझे समझ नहीं आती उसको ऐसे लपेटता हूँ कि वो दिमाग में इस तरह लपट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? आमरी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आमरी कौन से प्रांत में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता के कौन से प्रांत में स्थित है? यानी कि आमरी नामक जो स्थान है हड़प्पा सभ्यता का, वो हमें कहां से मिला है? वो वर्तमान उसकी लोकेशन क्या है, ये पूछ रहा है। बताओ, बलूचिस्तान से मिला है क्या, सिंध से मिला है क्या, गुजरात से मिला है क्या, राजस्थान से मिला है क्या? एक बार और रिपीट करता हूं, जो आमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक विशाल स्थल है, जो किस प्रांत से प्राप्त होता है? बलूचिस्तान से प्राप्त होता है क्या, सिंध से प्राप्त होता है क्या, गुजरात से प्राप्त होता है क्या, राजस्थान से प्राप्त होता है? कहां पर है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंध से प्राप्त होता है। सिंध वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया है? सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? पहला है हड़प्पा, दूसरा है सुरकोटड़ा, तीसरा सी वाला है मोहनजोदड़ो और चौथा डी वाला है लोथल। बताओ कौन सा खोजा गया? सबसे पहला हड़प्पा, दूसरा सुरकोटड़ा, मोहनजोदड़ो और लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल का नाम बताना है, बताइए। तो इसका आंसर आएगा ए वाला, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम अगर किसी स्थल की खोज की गई तो वो हड़प्पा नाम के स्थल की खोज की गई, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी हम कहते हैं। इसके पीछे ये कारण है, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? यानी कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो को किस नाम से बोला जाता है? स्थानीय नाम क्या है? ठीक है, अब मैं इसके ऑप्शन बताता हूं।
कंकालों का टीला ऑप्शन नंबर ए, जीवितों का टीला ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर डी दासों का टीला। क्या है? मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न ये पूछ रहा है, बताओ। कंकालों के टीलों के नाम से जाना जाता है क्या? जीवितों के टीलों का नाम से जाना जाता है क्या? मृतकों के टीलों के नाम से जाना जाता है क्या? दासों के टीलों के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो? ये बताना अपने को आंसर में। इसका आंसर ये आएगा, आंसर आएगा सी वाला, मृतकों का टीला। यानी कि मोहनजोदड़ो को अन्य नाम है मृतकों का टीला, या मोहनजोदड़ो को मृतकों को टीले के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है भैया? जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की, मोहनजोदड़ो पर एक्सकवेशन किया गया है, तो वह क्या पर वहां पर हमें बहुत सारे ऐसे क्या, जब खुदाई की गई तो एक जगह बहुत सारे क्या हुआ, कंकाल मिले। बहुत सारे मोहनजोदड़ो से बहुत सारे एक जगह से बहुत सारे कंकाल मिले, 150 कंकाल निकल रहे हैं। बहुत सारे ढेरों को अगर उनको खोदा गया तो वहां से भी हमें बहुत सारे कंकालों के साथ कंकाल मिले। तो इस प्रकार मोहनजोदड़ो को अन्य नाम क्या रख दिया गया? यहाँ पर मृतकों का टीला, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें मृत कंकाल मिले। जब खुदाई की तो एक जगह पर बहुत सारे लोगों के कंकाल मिले, तो इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। टीला मतलब ढेर होता है, जानते हो। अब ढेर कब लगता है? ढेर लगता है जब एक के ऊपर एक कोई चीज रख दी जाती है तो वो ढेर बन जाता है। जैसे अपन कुओं की खुदाई करते हैं तो उससे पत्थर निकलते हैं, उसको एक साइड डालते जाते हैं, वो ढेर बन जाता है। जैसे अनाज निकालते हैं, अनाज को एक साइड डालते हैं तो वो ढेर बन जाता है। इसी तरह क्या हुआ, यहाँ पर कंकाल भी इतने निकले, तो जब कंकालों को एकत्रित करके देखा गया तो ढेर बन गए। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं, टीला मतलब ढेर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? यानी कि मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है, इसकी वर्तमान हमें लोकेशन बताना। बताओ, मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है, इसकी हमें वर्तमान लोकेशन बताना। गुजरात में स्थित है क्या? पंजाब में स्थित है क्या? उत्तर प्रदेश में स्थित है क्या? सिंध में स्थित है? कहां पर स्थित है मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो की वर्तमान लोकेशन हमें बताना है कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहां पर है। सिंध में स्थित है क्या? गुजरात में स्थित है क्या? पंजाब में स्थित है क्या? उत्तर प्रदेश में स्थित है क्या? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सिंध। अब इसका आंसर मैं बताता हूं। इसका आंसर है वर्तमान ये पाकिस्तान में स्थित है, और पाकिस्तान में अभी इसमें से कौन सा प्रांत है? तो पाकिस्तान में सिंध प्रांत स्थित है। ठीक है, ये वर्तमान लोकेशन इसकी सिंध में। चलो अब ठीक है, नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? हो गया सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें ईंटें मिली, उन पर जो अलंकृत या कलाकृति की गई, ऐसी ईंटें हमें कहां से मिली है, और वो भी सबसे ज्यादा मात्रा में? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी बड़ावली, ऑप्शन नंबर सी चंदूहड़ो, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। कहां से मिले बताइए। और अगर भैया किसी ने अपनी इस क्लास को लाइक नहीं किया हो तो लाइक माइक कर दो, इतना उपकार हम पे कर दो, और ज्यादा ही अच्छी लगी अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। बस इतनी रिक्वेस्ट कर सका हम तो, क्योंकि क्लास को कितने लाइक्स मिले हैं, कितने व्यूज मिले हैं, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मतलब एक यूट्यूबर जो ये क्लास लेता है, कोई भी टीचर या कोई यूट्यूबर होता है, उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसके अच्छे व्यूज आए, अच्छे लाइक्स आए, तब जाके वो अच्छा काम कर पाता है। तो बस मैं यही आपसे ज्यादा, और तो मैं तो कोई फीस तो कोई वसूल करता नहीं हूँ आपसे कि आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो मुझे फीस दो, ये दो वो दो। बस यही है कि आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, और नहीं लगे डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ज्यादा अगर अच्छी लगे आपके हिसाब से कंटेंट है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, अब चलो इसका आंसर पर अपन बात करते हैं। कौन सा?
सिंधु सभ्यता की ईंटों के अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुए? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से प्राप्त हुए। कालीबंगा में हमें ऐसी ईंटें मिली जिसकी आकृति थोड़ी अलग थी और अन्य ईंटों से, जिस पर कलाकृति या अलंकरण किया गया था। ये था इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है, वहां पर ऐसा कौन सा स्थल है जहां से हमें जो हल से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले, यानी कि खेती के प्रमाण मिले कि यहाँ खेती होती थी। अब आंसर में बताता हूं, ऑप्शन में बताता हूं। कालीबंगा से मिले हैं क्या, बनावली से मिले हैं क्या, रोपड़ से मिले हैं क्या, लोथल से मिले हैं क्या? कहां से मिले? हल से जुते हुए खेतों के प्रमाण, हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं क्या, बनावली से मिले हैं क्या, रोपड़ से मिले हैं क्या, लोथल से मिले हैं क्या? कहां से मिले? तो इसका आंसर आएगा कालीबंगा। कालीबंगा से हमें हल से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले। अब भाई साहब कालीबंगा से मिले क्यों, कैसे हम इसको याद रख सकते? काली यानी काली होती है मिट्टी, बंगा यानी भूमि, ऐसे याद रखो। काली भूमि, तो काली भूमि जहां पर भूमि मिट्टी होगी वहीं तो जोतेंगे अपन। आगे बात समझ, तो इस प्रकार इसको थोड़ा माइंड में बिठा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान रखो। देखो दोस्तों, जो अभी वर्ग 3 के लिए हम इतिहास की क्लास चला रहे हैं, ये वर्ग 3 के लिए इंपोर्टेंट नहीं है। एमपी का ऑल ओवर एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एमपी पीएससी हुआ, एमपी टेट हुआ, वर्ग 1 हुआ, वर्ग 2 हुआ, वर्ग 3 हुआ, या एमपी पुलिस हुआ, या आबकारी आरक्षक हुआ, या एफएस हुआ, एमपी के कोई से भी एग्जाम हो, या एमपी एसआई हुआ, एमपी का, मैं क्या बोल रहा हूं, एमपी का कोई सा भी एग्जाम उठा लो। दूसरा, इंडिया लेवल पर भी कोई सा भी एग्जाम उठा लो, जहां पर भी इतिहास नाम का टॉपिक दे रखा, इतिहास नाम का सब्जेक्ट दे रखा, उन सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इतिहास की क्लास हमारी इंपोर्टेंट होती है। यानी कि हर उस एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है जो आप देना चाहते हो। वर्ग 3 तो हमने नाम इसलिए दे रखा क्योंकि करंट में अभी वर्ग 3 चल रहा है, इसलिए हमने इसका नाम वर्ग 3 रख दिया। लेकिन ये क्लास ऑल ओवर एमपी, ऑल ओवर इंडिया, हर एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है जहां पर हिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट सिलेबस में ऐड है। ठीक है, तो इसलिए और अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले इस क्लास को बेशक देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल यही रहेंगे हर एक क्लास में। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंदुआड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? यानी कि चंदुआड़ो सभ्यता का उत्खनन जब चल रहा था, चंदुआड़ो का सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है चंदुआड़ो, और उसका उत्खनन जब चल रहा था तो वो किसके निर्देशन में किया जा रहा था? अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं, सर जॉन मार्शल, सर आर.एन. स्टीन, सर E.M. व्हीलर, फिर जे.एच. मेके। किसने किया था? यानी किसके निर्देशन में चंदुआड़ो का उत्खनन हुआ था? अब निर्देशन का मतलब क्या होता है? निर्देशन का आज से ऐसा होता है, यानी कि कोई सा मंदिर बन रहा है, किसी गांव में कोई मंदिर बना रहा है, तो अब वो मंदिर बना रहा तो वो कारीगर की व्यवस्था करेगा, वो वहां पर जितना भी रॉ मटेरियल रहेगा उसकी व्यवस्था करेगा, वो उस व्यवस्थापक का नाम यहाँ पर पूछेगा। अगर चंदुआड़ो का अगर उत्खनन करवा रहा, वहां पर एक्सक्यूवेशन चल रहा, तो एक वहां पर लीडर होगा ना, तो उस लीडर का हमें नाम बताना है, कौन था लीडर? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जे.एच. मेके के निर्देशन अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सादृश्य है? मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां से हमें एक ऐसा चित्र ऐसा मिला है कि एक पक्षी, एक पेड़ है, उस पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, उस पक्षी की चोंच में क्या है? मछली है, और नीचे एक लोमड़ी बैठी है, वो लोमड़ी उसको देख रही है। तो एक पंचतंत्र की कहानी देखी कि नहीं आपने?
जिसमें कौवा बैठा रहता है एक पेड़ पर और लोमड़ी उसकी तारीफ करती। लोमड़ी तारीफ करती, कौवा भाई तुम कितने प्यारे हो, कितने सुंदर हो। तो कौवा खुश हो जाता है कि यार मेरी पहली बार कोई तारीफ कर रहा है ना। और फिर वो बोलती है कि तुम्हारा रंग कितना अच्छा है। फिर और वो खुश हो जाता है कि यार क्या बात है, मेरा रंग कितना अच्छा है, तुम दिखते कितने अच्छे हो। तो वो और खुश हो जाता है। फिर बोलता है कि कौवा भाई तुम्हारी आवाज भी बहुत मधुर है। क्या बोलती है वो लोमड़ी?